हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को अपने 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो सबको। और मैं आपको इस गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे देश के गौरव की बात है। और आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हमारे देश का जो संविधान था इस दिन बन के तैयार हुआ था, और उसी याद में 1950 से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। और बहुत ही गौरवशाली बात है हमारे लिए ये, और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए इस दिन के लिए आपके मन में। लेकिन दोस्तों, खाली कह देने से कुछ नहीं होता, ना ही देश कभी डेवलपमेंट करेगा खाली बातों से। कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ता है इसके लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि ये वक्त सिर्फ दोस्तों, ये समय सिर्फ बातें करने का नहीं है, क्योंकि बातें करने से कोई डेवलपमेंट नहीं है देश का। तो मतलब ये कुछ गौरवशाली जैसा लगता भी नहीं है खाली बातें कर देने से। और इस वक्त जो सबसे बड़ा योगदान इस देश के डेवलपमेंट में हम लोग दे सकते हैं वो ये कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, किसी लायक बने। मेरा मतलब है, जब कोई पोस्ट हमारे हाथ में होगी, सक्सेस हमारे हाथ में होगी, तभी तो हम कोई योगदान दे पाएंगे। तो बातें करने से बेहतर है कि अपनी पढ़ाई में ही मेहनत की जाए, जिससे कि कल जाके आप कामयाब हों, जिसके बाद में आप देश की इकोनॉमी में थोड़ा सा कुछ योगदान दे सकें। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं आपको 26 जनवरी का ये 77th फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल हम मना रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया ही कि 1950 में हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन से, और संविधान के बनने की खुशी में ही हम इसको मनाते आ रहे हैं। और इस बार की जो थीम है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। इस बार की जो थीम है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को अपने रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए, देश के गौरव में कुछ योगदान करने के बारे में सोचते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, अपने रिवीजन को, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना। और आज की ये क्लास एक जनरल वे में है, मतलब जिस एग्ज़ाम में भी आपको जीएस मिलेगी उसमें पॉलिटी का सेक्शन ज़रूर होता है। तो आज के ये क्लास में आपको किसी स्पेशल एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं दे रहा, बल्कि आज की क्लास में हम सिर्फ जीएस पढ़ेंगे, और हर उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे जिस में भी जीएस आती है। तो चलिए फिर इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं स्पेशल आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ। राज्य व्यवस्था में मतलब कहने का ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ये डेवलप कैसे हुआ। क्योंकि कुछ टाइम पहले आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का ही शासन था, जो वो कहते थे वही रूल बन जाता था। कोई संविधान नहीं था, कोई तरीका नहीं था, जो चाहते थे वो करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे जो भारतीय नागरिक हैं इनका भी काफ़ी शोषण किया। कोई संविधान नहीं था, कोई रूल नहीं था। अब इसके लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी भाइयों ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, बहुत बलिदान भी दिए, तब जाके कहीं हमारा भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद यदि संविधान नहीं बनता तब फिर वही कंडीशन रहती, जो बड़े जो उच्च वर्ग होते वो निम्न वर्ग वालों को दबाते। तो ये कोई इंसाफ वाली बात थोड़ा ही ना होती। तो इसलिए संविधान का बनना बहुत ज़रूरी था। और हमारा जो संविधान बना था आप सभी को पता है वो कैबिनेट मिशन की ही देन है। और मुझे लगता है कि संविधान की इम्पोर्टेंस आप सभी बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, तो जो
ताकतवर लोग होते वो कम ताकतवर वालों को दबाते रहते। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कहने का ये है, जिसकी लाठी में दम होता, मतलब जिसमें ताकत होती, वो नीचे गरीब लोगों को जीने ही नहीं देता, कमज़ोर वर्ग को बिल्कुल जीने ही नहीं देता। तो उसी के लिए हमारा संविधान जो है बनाया गया, ताकि आगे सभी को बराबर अधिकार मिल सकें और सभी को जीने में आज़ादी मिल सके। तो इसलिए मतलब संविधान हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी वजह से आज के जो जीएस की क्लास है, मैं आपको एक जनरल वे में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, या फिर सीधे सीधे कहूँ तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। किसी एग्ज़ाम के लिए मेन टारगेट नहीं है, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में आपको मिलती है, जहाँ जहाँ जीएस आता है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अन्य अन्य एग्ज़ाम में आए हुए, जिसमें पीसीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, बाकी और भी हैं। तो तैयार हैं फिर आप सब लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी जनरल पॉलिटी। और कोई भी ये ना पूछे कि कौन से एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चन, या किस एग्ज़ाम के आए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम में आए तो दूसरे में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी पॉलिटी तैयार करवा रहा हूँ, सिर्फ किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, जनरल है, हर एग्ज़ाम में आएगी। तो उसी वजह से इसे थोड़ा इम्पोर्टेंस दें और ध्यान से पढ़ें एक एक क्वेश्चन। तो मैं आपको सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वही पढ़ाऊँगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब है संवैधानिक विकास। मतलब उस टाइम से जब हमारे देश में कोई संविधान नहीं था, तो क्या सोचा किसने, कैसे बनाए, संविधान के बारे में पहली सोच किसकी थी। तो मतलब किसका इतना दिमाग चला कि उसने सोचा कि संविधान बनाया जाए। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारा संविधान बना, और आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये पूरी यात्रा से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। यानी जो अखिल भारतीय संघ है वो किसने प्रस्तावित किया, कब प्रस्तावित किया, कौन से अधिनियम से ये कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो इसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था वो हमने लिया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब भारत शासन अधिनियम जो 1935 है वो अपने आप में ही एक संविधान है, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बतानी है। और 1935 का जो अधिनियम है वो अपने आप में ही एक छोटा संविधान है, क्योंकि उसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। और भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे के तैसे ही उठा लिए गए हैं। ठीक है, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें और भी आपको दी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। मतलब एक ऐसा संघवाद जो जनता के हित में है। सहकारी का मतलब होता है जनता का हितकारी, यानी ऐसी चीज़ जिससे जनता को प्रॉफिट हो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हैं वो उस टाइम भारत राज्य सचिव और जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो हैं, वाइस राय जिसको बोलते थे। तो उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम पड़ा। और 1919 जो भारत शासन अधिनियम है इसको हम दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। मतलब इन दोनों को ने ही बनाया था और इन्हीं दोनों के नाम पे हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कह देते हैं और दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था? यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? 16 में, 26 में, या फिर 9 दिसंबर में, या 26 जनवरी में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा का जो मेन काम था वो था संविधान को बनाना, और 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो बैठक तो इससे पहले ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? यानी सिंपली ये आपसे पूछने जा रहे हैं कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम जो था, इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही एक्ट है जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मार्ले मिंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? मतलब मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था 1919 में, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, किस बारे में बात की गई थी? इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जिस बारे में बात मार्ले मिंटो सुधार में नहीं हुई थी, बस वही ढूंढना है आपको। तो इसमें विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया था। और दूसरा जो है, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत हुआ था, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो गलत है वही ऑप्शन सही है। तो इसको मैं इरेज करके और केवल राइट ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका जो गलत कॉन्सेप्ट है वही हमारा सही आंसर है, मतलब आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिससे माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण कर सके? असल में दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि
ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, इनको लालच लग गया था कर का, मतलब जो टैक्स आता था। अब टैक्स इन्हें तब मिलता जब ये वहाँ पे शासन कर पाते। अब वहाँ पे तो शासन था राजाओं का, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इन राजाओं को युद्ध करें इनके साथ और इन्हें हराएं, और इनकी जगह ये जो कर वसूली का काम है ये हम खुद करें। तो जब इन्होंने देखा कि हमारे भारत से जो यहाँ के राज करने वाले हैं वो इतना ज़्यादा कर वसूल रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, तो इनके मन में लालच आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि भारत के राजाओं से या और दूसरी जो विदेशी ताकतें थी हमारे भारत में उस वक्त, उन सब से इन्होंने युद्ध करने के बारे में सोचा। और युद्ध करके जिस एरिया में उनका शासन है उस एरिया में इन्होंने अपना शासन बिठाने के बारे में सोचा, ताकि इन्हें कर मिल सके। तो युद्ध करने में पैसा भी खर्च हुआ इनका, तो इनकी हालत बिगड़ गई। अब जब इनकी हालत बिगड़ी तो इन्होंने ब्रिटिश से, मतलब जो बैंक थी वहाँ पे, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उससे इन्होंने कर्जे मांगने शुरू किए, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें व्यापार की इजाज़त दी थी कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हो। तो जब इन्होंने युद्ध करना शुरू किया तो इनकी हालत बिगड़ गई। अब हालत बिगड़ी तो उन्होंने कर्जे मांगे। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो थी वहाँ की, ब्रिटिश की जो बैंक थी जो इन्हें कर्जा देती थी, उसने सोचा कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, इतना मुनाफा होता है, मसाले इतने महंगे बिकते हैं हमारे देश में आके, और ये व्यापार भी कर रहे हैं, फिर भी ये कर्जा मांग रहे हैं। तो उन्होंने इसका पता लगाया। तो जब उन्होंने इनकी असलियत देखी तो उन्होंने सोचा कि अब इनके ऊपर मतलब थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए, कि ये लोग इस तरह से अगर नुकसान करते रहेंगे, इस तरह से कर्जा मांगते रहेंगे, तो फिर मुनाफा कहाँ रह गया। तो इस वजह से इंग्लैंड ने जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की संस्था इनके ऊपर रख दी, ताकि वो इन पे नज़र रख सके कि ये क्यों युद्ध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इनका मुनाफा क्या हो रहा है। और फिर ये बीच में अपना मतलब निजी व्यापार भी करते थे भारतवासियों से, तो उस वजह से भी कंपनी घाटे में चल रही थी। तो इनकी इन सभी हरकतों को रेगुलेट करने के लिए, इन पे शिकंजा कसने के लिए ये मतलब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो संस्था है वो बनाई गई थी। ठीक है। तो ये जो है संस्था जो बनाई गई थी, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से बनाई गई थी। और ये यही पूछ रहे हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की जो संस्था बनी थी ये कौन से एक्ट से बनी थी। तो इसके लिए आपका ये जो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम है, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब अगर शॉर्ट में आपको रिपीट करना चाहूँ तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के ज़रिए कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की जो संस्था है वो कौन से एक्ट से, कौन से अधिनियम से बनाई थी। तो इसका सीधा सा जवाब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्टर अधिनियम 1813। और चार्टर अधिनियम एक तरह से अधिकार पत्र को कहते हैं। ब्रिटिश में जो मेन संस्था थी जो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी, उस संस्था ने इन्हें एक तरह से अधिकार पत्र दे रखा था। अधिकार किस चीज़ का? भारत के साथ व्यापार करने का। ठीक है। तो वही ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो वो था चार्टर अधिनियम 1813 का।
यानी 1813 का जो अधिकार पत्र था उसमें ये बात कही गई थी कि भारतीयों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा उनकी शिक्षा के लिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 1813 के चार्टर अधिनियम से। बस इतना ही आपको याद रखना है, 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सी ईयर का? 1813 का, जिसके तहत 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्टर अधिनियम 1833। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम से जो गवर्नर परिषद की काउंसिल थी, मतलब उसके सहायक जो लोग थे, उसमें एक विधि सदस्य बढ़ाया गया था। तो विधि सदस्य 1833 के चार्टर अधिनियम से बढ़ाया गया था। ठीक है, शॉर्टकट जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में याद करिए आप। तो विधि सदस्य चार्टर अधिनियम 1833 से बढ़ाया गया था, और 1813 से क्या हुआ था? अभी अभी तो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ाया आपको, 1813 के अधिनियम से क्या हुआ था? 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चंस को जितना शॉर्ट में याद रखेंगे उतना ही दिमाग में क्लियर रहेगा। 1813 से 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात हुई थी, और 1833 के चार्टर अधिनियम से एक विधि सदस्य की वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? यानी व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग। तो ये किस एक्ट के द्वारा हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था ये, इसमें नीचे डिटेल दे रखी है आपको, पूरी इसकी व्याख्या दे रखी है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए एक प्रधानमंत्री पीट द, ये पंगर नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा, ये पंगर नहीं होगा, यंगर होगा, यंगर, क्योंकि पिट जो था वो सबसे यंग था, मतलब सबसे जवान था, तो इसलिए उसे पिट द यंगर कहते हैं। ये पा की जगह या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा। पिट द यंगर के नाम से है रूल, ना कि पिट द पंगर के नाम से। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो 1784 के ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। साथ ही कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब ये 1784 के एक्ट से हुआ था, जबकि इसमें 1784 का एक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग 1784 के एक्ट से किया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे इसका राइट आंसर लिखूँ तो 1784 के एक्ट से इनके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। तो 1861 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो थी, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1861 के एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी सदनों की अनुपस्थिति में
जब कभी जैसे सेशन ऑफ चल रहे होते हैं, जब सदन की कार्रवाई बंद होती है, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति बना सकते हैं उसको, और राज्यों के लिए राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये शक्ति जो पहले बार प्रदान की गई थी वो 1861 के अधिनियम से। तो इसको आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, 1861 के अधिनियम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, 1861 के अधिनियम से। अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में शॉर्ट में लिख सकते हैं 1861 का अधिनियम, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि जितना शॉर्ट होगा उतने अच्छे से याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा को, जो 1858 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, महारानी जी की घोषणा जो 1858 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार भारत परिषद अधिनियम 1861 से शुरू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये प्रीवियस ईयर है यूपी पीसीएस का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, आप पूरे ध्यान से पढ़ें, और हो सके तो शॉर्ट में लिखते भी रहें अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो 15th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1909 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? कौन से अधिनियम से किया गया था? तो उच्च आयुक्त के पद का सृजन 1919 के अधिनियम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। 1919 का जो अधिनियम था उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या थे? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, या फिर दोनों? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस अधिनियम में ये दोनों बातें कही गई थी। 1919 का जो अधिनियम है उसमें ये दोनों कंडीशंस रखी गई थी कि प्रशासन में भारतीयों को बढ़ाया जाए, मतलब भारतीयों को भी हिस्सेदारी दी जाए प्रशासन में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में। उस टाइम के जो भी सरकारी कामकाज करने वाले लोग थे उनमें भारतीयों को भी बढ़ाया जाए, चुना जाए उन्हें भी, मतलब प्रशासन के जो भी नियम कानून बनने हैं उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। और दूसरा ये व्यवस्था भी थी कि स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। स्टेटमेंट बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने
मूल अधिकारों को मतलब परिचय कराया गया, मतलब प्रेफरेंस दी थी, प्रश्रय दिया था। प्रश्रय दिया था का मतलब है कि उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसमें भी यही बात कही गई थी कि मूल अधिकारों को रखना चाहिए। सी है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे, या फिर क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में ये मतलब कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में एक जो मतलब समर्थन किया था इस बात का कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का भी होना ज़रूरी है। तो ये बात मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में ही कही गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है? तो पहला अवयव है देश के लिए लिखित संविधान हो, दूसरा विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि हो, तीसरा है एक संघ की योजना का विचार, चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना। मतलब विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाए। नॉमिनेट का मतलब होता है कि अपने मन से चुनना। एक होती है इलेक्ट करना। इलेक्ट करने का मतलब है कि जिसके लिए इलेक्शन हो, और चुनने का मतलब है, नॉमिनेट का मतलब होता है कि अपने मन से चुन लेना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देश के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्तां का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये दास्तां का एक नया अधिकार पत्र है। इन्होंने दास्तां का अधिकार पत्र कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 को। अगला क्वेश्चन है 21। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जुलाई 1947 में। स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने जो पारित किया था वो जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें वही पूछा जा रहा है आपसे कि ये द्विशासन पद्धति का आरंभ कब हुआ था, और लॉर्ड मिंटो किसे कहते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली थी, और लखनऊ समझौता कब हुआ था। सॉरी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, और सूची 1 से सूची 2 अगर आपको ये चारों ऑप्शंस के बारे में अगर नहीं भी पता है तो भी आप 1 या 2
पता होने पर भी इसको सही मिला सकते हैं। इन सूचियों के मिलान में सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, अगर 1 या 2 आपको पता है तो पहले आप उनको मिला लीजिए। जैसे लखनऊ समझौता, मैंने आपको बताया था कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, वो हुआ था आपका 1916 में, यानी सी को आप इससे मिला सकते हैं 1916 से, एक तो पता है आपको। और इसके बाद में ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1909, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि लॉर्ड मिंटो और मार्ले जी ने इसको तैयार किया था। तो तीसरे पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब 2 मिल गए। अब अगर आपको चेक करना है, बाकी आपको सपोज़ थोड़ी देर के लिए अगर नहीं भी पता है तो आप आराम से देख लीजिए कि ए पे सी और ए पे तीसरा, और इस पे क्या बोलते हैं सी पे लखनऊ समझौते पे 1916 ऑप्शन 2 पे कहाँ दिया गया है, मतलब ए का जो है तीसरा और सी का दूसरा कहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए का तीसरा और सी का दूसरा, मतलब कहने का ये है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप यहीं से मिला लेंगे। और यहाँ के बाद आप वैसे भी देख सकते हैं 1909 लॉर्ड मिंटो, इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं 1909 वाले को, और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, ये द्विशासन पद्धति, मतलब 1919 के अधिनियम से द्वैत शासन आरंभ किया गया था। और बाकी आपका जो बच गया ये भारत शासन अधिनियम 1935, ये प्रांतीय स्वायत्तता से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सूचियों में 1 या 2 का भी ज्ञान है तो आप आराम से ऑप्शन लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सीधे एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है उसको हम मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें हमें प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को वरीयता दी गई थी। और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसमें द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था, द्वैत शासन पद्धति का। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना किस चीज़ का आधार बनी थी। तो ये है देश के विभाजन का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फिर वही सूचियों का मिलान करना है। तो देखते हैं इन सूचियों को भी, और एक तरफ आपको अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें आपको मतलब कौन सा प्रावधान किया गया था, तो इसमें व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 1892 में, यानी ए का जो होगा वो 3 से मिलान होगा। इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये 1909 का जो अधिनियम है, इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत जोड़ा गया था, मतलब जो प्रांतों की जो व्यवस्थापिका है यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो वहाँ के सरकारी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनमें गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जुड़ जाएगा 4 से। और भारत सरकार अधिनियम 1919 ये है, इसमें आपको द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था की गई थी, मतलब प्रांतों से द्वैत शासन हटा के केंद्रों में लागू किया गया था 1919 से। और अगला है भारत सरकार 1935, ये जो बच गया केंद्र में द्वैत शासन, यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ए का 3 से मतलब है ऑप्शन नंबर आपका बी
करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से व्यवस्थापिका में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, और भारत परिषद अधिनियम 1909 से द्विसदनात्मक ये प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत दिया गया था, गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 से द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका लागू की गई थी, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, यानी कथन और कारण। पहला कथन दे रखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। मतलब भारत संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति क्यों करता है, कि इसका जो कारण दे रखा है नीचे, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्या ये सही है? ऐसा ही है? तो इसके आंसर पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर असत्य है। और लास्ट ऑप्शन है, ए असत्य है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, इसमें ये जो आपको कथन दे रखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उस वक्त तो यही सोच के बनाया गया था कि हमारा संविधान ऐसा होगा जो देश की जनता के हित में हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये कथन तो हम सही मानेंगे, और सही है भी। और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, भाई सिंपल सी बात है, इतना तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही पता लग जाएगा कि जो पहला सेंटेंस है इसका कारण ये नहीं है। मतलब बात सही है कही हुई, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। मतलब बहुत बड़ा संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। बात दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब कहने का ये, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसके कारण ये नहीं है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बड़ा होने से कोई किसी की आवश्यकता को पूरा थोड़ा ही ना कर सकता है। मतलब ये जो कथन कारण दे रखे हैं, बातें दोनों सही हैं, कथन में भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये इस कथन को कहने के पीछे की वजह नहीं हो सकता ये, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तरफ वो लिख रहा है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और दूसरी तरफ कह रहा है संविधान देश की आवश्यकता को पूरा करता है। भाई बड़ा होने से संविधान आवश्यकता को पूरा थोड़ा ही ना कर देगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन वो उसका कारण नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया, वायसराय ने उसकी पुनर्वलोकन की संस्तुति की, या ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, और इसके पीछे जो कारण था वो ये था, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, यानी देशी रियासतें जो थी उन्होंने संघ में शामिल, मतलब बहुत सारी देशी रियासतें ऐसे थीं जो संघ में शामिल नहीं हुई, उसका कारण ये था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा
भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से मना किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है या समाजवाद से बंधा हुआ है। तो आप लोगों ने संविधान का अगर पहला आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसी में ही भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो आपको है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र भी है और एक लोकतांत्रिक समाज भी है, समाजवाद भी है। इसमें समाजवाद का मतलब होता है कि देश की जनता की ज़रूरतों के हिसाब से चलना, मतलब देश की जनता के हित में। समाजवाद कहते हैं कि समाज के हित में, समाज मतलब जनता के हित में हो जो चीज़, उसको कहते हैं समाजवाद। तो इसके ये जो हैं चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? यानी इनका एडवाइज़र कौन था, सलाहकार कौन था? तो वो थे श्री BN राव। अगर आपने संविधान सभा पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट मैंने ये पढ़ाया था संविधान सभा वाला, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। श्री BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 31 है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। इसमें इन्होंने सही से डिफाइन नहीं किया है कि ये कौन से अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अस्थाई अध्यक्ष और थे और हमारे स्थाई अध्यक्ष और थे। पहली सभा जिस दिन हुई थी हमारी, उस दिन अस्थाई अध्यक्ष को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे नहीं, तो इनको दूसरी बैठक में स्थाई अध्यक्ष के रूप में माना गया था। और ये यहाँ पे स्थाई अध्यक्ष के बारे में ही पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे ही ऑप्शन आते हैं तो आप बेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये घटनाएं हैं आपकी। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। तो पहले क्या हुआ था इसमें? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। भारतीय संविधान पारित तो तब होगा ना जब बनेगा, तो पहले तो प्रारूप समिति ही बनेगी। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, पहले पारित होगा फिर लागू होगा, तो संविधान सभा की पहली बैठक। अब ये पहले ही हो जाएगी, सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक होगी, यानी स्टार्टिंग का ऑप्शन इसमें 4 होना चाहिए। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होगी, फिर भारतीय संविधान पारित होगा। यानी पहली जो घटना हुई थी ये हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, ये पहली घटना आएगी। फिर भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, प्रारूप समिति की नियुक्ति होगी, ये हमारी दूसरे नंबर पर होगी घटना। फिर संविधान बनेगा तभी तो लागू होगा, तो संविधान पारित होगा, यानी सेकंड आएगा तीसरे नंबर पे, और जो बच गया ये चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है।
इनकी डेट्स भी दे रखी हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, पहले क्वेश्चन में ही पढ़ाया था मैंने आपको। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके बाद भारतीय संविधान पारित होगा और उसके बाद लागू 26 जनवरी 1950 को होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या हो रहा है ये? उन्नीस में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1946 में जिस संविधान सभा का गठन हुआ था उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, गलत। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी गलत। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे और सभी सदस्य द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ज़्यादातर सदस्य प्रांत की विधानसभा, जो आज हमारे राज्य की विधानसभा है, इसी तरह की प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके द्वारा निर्वाचित करके भेजे गए थे। और कुछ देसी राज्य ऐसे थे जहां से उन्होंने खुद अपने मन से मनोनीत करके भेजे थे। मतलब कहने का ये है कि हमारी संविधान सभा जब गठित की जा रही थी उस वक्त कुछ प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर सदस्य आए थे और जहाँ पे देसी रियासतें थीं वहाँ के राजाओं ने अपने मन से अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए कुछ लोगों को चुन के भेजा गया था। लेकिन जितने भी लोग थे वो सब थे प्रांतों से ही। कुछ इलेक्ट होके आए थे, यानी कुछ चुनावों के तहत आए थे चुन के, और कुछ अपने मन से मनोनीत करके भेजे गए थे। ठीक है, 2 तरह के सदस्य थे, जिनमें से कुछ नॉमिनेटेड थे और कुछ इलेक्टेड थे। नॉमिनेटेड मतलब जो मन से चुन के गए थे, और कुछ ऐसे जो चुनावों के तहत गए थे, चुनाव में जीत के गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित यानी इलेक्टेड करके भेजे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। सही तिथि क्या थी? तो ये थी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? तो मैंने आपको कहा था, सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे संविधान बनने के पीछे सबसे अहम रोल जो कैबिनेट मिशन का ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 14 सदस्य। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, या कमज़ोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, या फिर संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था कि कमज़ोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था?
जे.बी. कृपलानी थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या टी.टी. कृष्णामाचारी थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस से नहीं था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 और 39 है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था, तो वो है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी लिबरल पार्टी से कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने या बी.आर. अम्बेडकर जी ने या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और उनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, क्योंकि वही उस सभा में सबसे ज़्यादा एज्ड और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यानी सबसे ज़्यादा जो सीनियर व्यक्ति थे उस संविधान सभा में, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए पहली बैठक का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया था और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति का, तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे